हे हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, सेफ हो एंड प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छी बात है। तो इस वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है कि आप एक सपोज पीसी असेंबल करने जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिन पे फोकस ज़्यादा करना है, बजट के हिसाब के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि आपका खुद का कॉन्फ़िगरेशन क्या है या फिर कौन सा लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप नया पीसी असेंबल कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। तो आपको धीरे धीरे मैं मुझे जितना कंप्यूटर का नॉलेज है या फिर मुझे जितना पता है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं सिंपल सा लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा इसमें कंप्यूटर गीक होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो। जैसे लूमियन हो गया, 3ds मैक्स हो गया, उनके साथ जो अभी सपोज मैक्स के साथ जो प्लगइन्स आते हैं, वी रे, कोरोना, रेड शिफ्ट एंड सो ऑन। एंड उसके साथ साथ अगर आप एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट हो या फिर जो एडिटिंग आर्टिस्ट होते हैं, जैसे न्यू फ्यूजन या प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, फोटोशॉप, जो भी हो, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो वो सब चीज़ें। सेकंड थिंग, आप सीपीयू को ज़्यादा फोकस कर रहे हो या जीपीयू पे, डिपेंड करता है कि आप सपोज वीरे या कोरोना यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा फोकस आप सीपीयू पे कर सकते हो, जीपीयू पे थोड़ा सा कम कर सकते हो। या फिर आप जीपीयू जैसे वीरे जीपीयू होता है उसका रेंडरिंग यूज़ करते हो तो आपको जीपीयू पे फोकस करना है। एंड इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि आप एक बजट आपका एक बना लीजिए कि मैं इतना स्पेंड कर सकता हूँ। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसी कुछ चीज़ें खरीदनी है जो मुझे अगले कुछ साल तक मुझे काम में आए। तो आपका जो भी पैसा है वो वाइजली इन्वेस्ट हो। तो क्या होता है दोस्तों कि ऐसे नहीं कि सपोज मान लीजिए आपने कुछ i3 वाला छोटा सा प्रोसेसर लगा लिया, बहुत ज़्यादा रैम यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं होता है। एक बैलेंस्ड पीसी रिग जो कहते हैं, जिसके साथ हमें आसानी से और फ्लुएंटली काम करना है, सीमलेसली काम करना होता है। मेरी जो पढ़ाई है वो एमएससी कंप्यूटर साइंस है, यानी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। तो जितना मुझे पता है मैं आपको साथ ये अभी धीरे धीरे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीपीयू जो होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको सभी को पता होगा। हमने अगर महाराष्ट्र से हो, जैसे एमएससीआईटी रट लिया है हमसे ये सब चीज़ें, ठीक है। जब सीपीयू की बात करेंगे यानी प्रोसेसर की बात करेंगे तो क्या चीज़ें यहाँ ध्यान में रखनी है। सीपीयू के साथ साथ दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक होते हैं कोर्स और दूसरे होते हैं क्लॉक रेट्स या क्लॉक स्पीड कह सकते हो। तो कोर्स क्या होते हैं, अब जितने ज़्यादा कोर्स तो उतना आपका रेंडरिंग फास्ट होगा। अभी नॉर्मली आप 8 कोर्स से चालू कर सकते हो, जैसे मिनिमम मैं कहता हूँ। तो 8 कोर्स एक सफिशिएंट है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह, मैं 8 कोर्स वाला यूज़ करता हूँ। तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, 16 कोर्स एंड सो ऑन। जैसे ज़्यादा कोर्स होंगे उतना आपका स्पीड जो रेंडरिंग का स्पीड है वो बढ़ेगा। अब और एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, जैसे ज़्यादा कोर्स आप ऐड करेंगे मीन्स आप खुद से ऐड नहीं करोगे। मेरा मतलब है कि आप एक कुछ अलग प्रोसेसर लोगे, जैसे सपोज i3, i5, i7, i9 जैसे होते हैं ना प्रोग्रेस वाले, उस तरह से। तो आप ज़्यादा कोर्स वाला जब प्रोसेसर यूज़ करते हो तो आपको किन किन चीज़ों की दिक्कत होगी, और उसका फ़ायदा तो मैंने बता दिया। दिक्कत क्या होगी कि आप ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है। अब ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है तो हीट भी ज़्यादा करेगा। तो आपको हीट वो कम करने के लिए आपको उसको अलग से कूलर लगाना पड़ेगा, जिसका मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। तो ये चीज़ें होती है कोर्स की। तो ज़्यादा कोर्स ज़्यादा फास्ट रेंडर। अब एक्चुअली क्या होता है, कोर्स का काम क्या होता है, जब आप कुछ नॉर्मल काम कर रहे हो, जैसे कुछ ब्राउज़ कर रहे हो या कुछ देख रहे हो मूवीज़ वगैरह, तो उस वक्त कम कोर्स यूज़ होते हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे मान लीजिए कि अभी 10 बंदे काम करने वाले तो एक ही बंदे को काम पे लगाएगा। अब आप लेकिन रेंडर जब कर रहे हो तो सभी बंदों को बोलेगा भाई चलो काम पे लग जाओ, तो सभी के सभी काम करेंगे एंड स्पीड अप करेंगे रेंडरिंग में।
और उसके साथ साथ क्लॉक स्पीड पर भी मैटर करता है। तो जैसे ज़्यादा क्लॉक स्पीड उतना ज़्यादा आपके ओवरऑल प्रोसेस में आपको स्पीड अप करता है। सेम थिंग दोनों के ये कोर्स और क्लॉक स्पीड जैसे भाई बहन से रिश्ता होता है, तो क्लॉक स्पीड भी वैसे होता है। ये जब कम काम होता है इसको तो अकेला बंदे को भेज देते, और ज़्यादा काम होता है तो पूरा का पूरा आपको प्रोसेसर काम में लगा देता है। ये पूरा अपना एनर्जी लगा देता है जब आप रेंडरिंग लगा देते हो। आप एक काम कर सकते हो, जब रेंडरिंग लगाओगे तो आप टास्क मैनेजर ओपन करके आप CPU का जो ग्राफ होता है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है CPU के बारे में। उसके साथ साथ नंबर सेकंड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, अब एक्चुअली इसको GPU कहते हैं, और GPU माने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो भी बोल सकते हो आप। अब इसके यूजेस क्या है? अब ये एक्चुअली जैसे रेंडरिंग में भी काम में आता है, लेकिन इसका ज़्यादा काम क्या होता है, जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस होता है, जो आप ग्राफिक्स जो आपके मॉनिटर पे चल रहा है प्रोसेस, उसको स्पीड अप करना। अब जो व्यू पोर्ट होता है आपका, अभी मान लीजिए हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो जो व्यू पोर्ट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, सीमलेसली काम करता है। अब जैसे आप एक PBR टेक्सचर, जैसे मैंने कुछ पिछले वीडियो में बताया था, वो टेक्सचर्स लोड करने के लिए जो भी ग्राफिक्स का काम होता है, जो भी विजुअल्स होते हैं, उनको स्पीड अप या बूस्ट अप करने का काम ग्राफिक्स कार्ड करता है। अब इनके ब्रांड आते हैं, दो ही मेन ब्रांड आते हैं, एक NVIDIA और एक AMD। ये तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद आता है VRAM यानी इसका मेमोरी। तो ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना काम है रेंडरिंग में, या आपके ओवरऑल जो आप यूज़ कर रहे हो PC उसके काम में। तो एक जब आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम 8 GB तो रखिए। ठीक है, 8 GB प्लस रख सकते हो आप, या फिर 2 ग्राफिक्स कार्ड एट ए टाइम मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है भाई आप कितना पे कर रहे हो, कितना काम करना है आपको, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं ग्राफिक्स कार्ड की। अब उसके बाद आता है रैम। अब ये रैम का भी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको पता है आपको। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? मेन यूज़ इसका एक ही है, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सेव होता है। विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो, कोई सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो स्टोर कहाँ पे होता है? C ड्राइव पे। उसी तरह एक स्टोरेज चाहिए जिसको जब हम एक कुछ, अभी सपोज मान लीजिए कि आप कुछ मैक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे अभी तक आपने सेव ही नहीं किया, लेकिन वो कंप्यूटर को वो पता नहीं है, कंप्यूटर को वो सेव करना है कहीं ना कहीं। तो वो क्या करता है, टेम्पररी जो स्टोरेज होता है यानी कि रैम होता है, उस पर कुछ चीज़ें स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे उसको ज़रूरत नहीं वो उसे क्लीन करते जाता है। तो वो होता है रैम। जब आपका एक सीन है 3ds Max का, अभी मैं 3ds Max की बात करूँगा नॉर्मली, अभी अदर जो फील्ड के यूज़र्स है, जैसे एडिटिंग हो गए, ग्राफिक्स हुए, वो आप समझ सकते हो। आपका फोटोशॉप होगा तो PSD फाइल का जो लेयर्स हो गए वो कहीं ना कहीं सेव होंगे। तो मैं एक्चुअली आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम लोग। तो जैसे 3ds Max है, आप सीन पे काम कर रहे हो, तो सीन जितना बड़ा उसका सीन होता है उतना वो स्टोरेज पीछे रैम पे सेव करते जाता है टेम्पररीली। एंड जैसे प्रॉक्सीज हो गए या फिर एक्सरे फाइल्स हो गए, जैसे वो सब चीज़ें होती है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो रेंडरिंग के टाइम लोड होती है, बाकी सब टाइम वो सिर्फ रैम पे सेव होती है। तो ये चीज़ें होती है, ये काम करता है रैम। अब इसके बारे में एक अफवाह नहीं, एक्चुअली उसे क्या कहेंगे हम लोग की गलतफहमी ये है कि ज़्यादा रैम या फिर 32 GB रैम सफिशिएंट है, या फिर 16 GB रैम सफिशिएंट है, या 120 GB सफिशिएंट है। भाई ये ऐसे नहीं होता है। इसको ये डिपेंड करता है, काम टू काम डिपेंड करता है कि काम आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, आपका सीन का साइज़ कितना है। मान लीजिए आप छोटा सा काम है, एक 100-200 MB का सीन है आपका, तो आपको भाई 8 GB 16 GB बस हो गया। ठीक है, लेकिन जब बड़ा सीन होता है, मान लीजिए एक अपार्टमेंट्स हो गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट का काम कर रहे हो, या फिर 10,000 एकड़ का सपोज मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आपको स्विमिंग पूल्स बनाने हैं, गार्डन बनाना है, आपको अपार्टमेंट्स बनाने हैं, कॉटेजेस बनाने हैं, सो एंड सो ऑन। सो उस वक्त आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सफिशिएंट अमाउंट, एक 32 GB एक मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट है रैम की, जितनी होनी ही चाहिए। अब इसमें ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसमें। अब मेनली अभी डिपेंड करता है कि आप
प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मदरबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जी स्किल, कोर्सेयर, किंगस्टन, हाइपरएक्स, ए डेटा, क्रूशियल, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ है। आपका खुद का अगर कुछ अलग खुद अगर कुछ अलग चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पे ही फोकस करना है। अब इसके जैसे रैम, इसकी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बोला था ही, तो जितना रैम उतना अच्छा काम करेगा ये। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो ऐसा कंसिडर करिए कि आप ज़्यादा CPU यानी ज़्यादा कोर्स वाला, ज़्यादा क्लॉक स्पीड वाला आप प्रीफर करिए। तो उससे क्या होगा, आपका काम जो है वो उसमें ईज़ आएगा, एंड उसके साथ साथ एक अच्छा GPU, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा तो आपका काम डेफिनेटली अच्छा होगा। अभी पता नहीं है कि आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। अभी कभी कभी CPU की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप ऐसे एक बैलेंस बना के रखिए दोनों के बीच में। अब इनका काम क्या होता है, अभी सीपीयू का काम नॉर्मली जो मेन प्रोसेस होता है उसका रेंडरिंग स्पीड बढ़ाना, वो सब हम बेसिक से जानते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल में अगर जानना चाहे तो डीनॉइजिंग करना या लेंस इफेक्ट जो ऐड करते हैं वो सब सीपीयू का काम होता है, उसको प्रोसेस करने का। एंड उसी तरह जीपीयू का काम क्या होता है, आपका जो भी ग्राफिक्स का जो यूजुअली आप काम कर रहे हो, आपका रेंडर में भी हाथ बटाता है वो, तो उसका काम वो है। तो दोनों का अगर बैलेंस करेंगे तो आपका काम अच्छा बनेगा। जो प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हो तो आपको एक अच्छा वर्क स्टेशन होना ज़रूरी है। मेरी तरफ से कुछ सजेशन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना दिमाग यूज़ करके, आपका बजट यूज़ करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो अभी मैंने यहाँ पे दिया है बीस्ट प्रो रिकमेंडेड स्टार्टअप। अब बीस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो वो कौन यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो मूवी मेकर्स होते हैं, जो बहुत ही बड़ा फर्म चला रहे हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा गोल होता है। वो हमको ज़रूरत भी नहीं है उतने बड़े पीसी की, ठीक है। तो उसमें जैसे थ्रेडरिपर हो गया, या फिर राइजन 9 या कोर i9 वाला बड़ा वाला आ रहा है अभी, एंड GPU जैसे RTX की सीरीज़ आ गया अभी 30K, ठीक है। तो रैम हो गया 120+ GB है, ठीक है। SSD आपने 1 TB से ज़्यादा डाल दिया है। अभी HDD, अभी रेड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रेड यार जो एक स्टैक होता है, हार्ड डिस्क का स्टैक होता है, जो एक के ऊपर एक जैसे हम करते हैं ना कि हम अपने पीसी में, लेकिन वो अपने पीसी वाला उसको JBOD बोलते हैं, जैसे जस्ट बंच ऑफ डिस्क मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया था। लेकिन जो रेड वाला होता है उसका काम क्या होता है, वो सभी है ना एक साथ काम करते हैं। क्यों, उसका मेन यूज़ यही है कि आपका डेटा जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब हार्ड डिस्क में थोड़ा थोड़ा वो सेव होता है। जब आप सपोज मूवी कोई शूट कर रहा है, उसका गलती से कुछ डेटा डिलीट हो जाए तो बेचारा मर जाएगा ना, वो फिर से रीशूट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो उसका क्या होता है, जो जितना भी मान लीजिए बड़ा सा स्टोरेज है, उसका भी 10-15 हार्ड डिस्क एक जगह जोड़ के रखे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे सभी में डिस्ट्रीब्यूट करके वो ये करेंगे, सेव करेंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि एक भर रहा है तो उसके बाद दूसरा भरेगा, उसके बाद तीसरा भरेगा। इस तरह से डिपेंड करता है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। अब उनका बजट तो पता नहीं, भगवान ही जाने कि वो कितना होगा, कितना भी हो सकता है। अब जो प्रो है, अभी प्रो यानी अभी जो रिकमेंडेड है उसमें मेरा पीसी आता है, ठीक है। अब प्रो होता है जो मुझसे भी एडवांस हो, जो फर्म चला रहे वो अच्छी बड़ी खासी, जब उनका मान लीजिए 60-70 या 100 वाली स्टाफ है, उनको लैन पीसी कनेक्ट करके वो सब चीज़ें होती है ना, वो लोग तो वो राइजन 9 कोर 9 वाले प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। RTX के जो 2080 या 2080 सुपर वाले जैसे GPU यूज़ कर सकते हैं। उनको मिनिमम 64 GB तक रैम चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, नोटिस करिए। एंड SSD आपको पता होगा जो फ्लैश ड्राइव जैसे काम करती है। अब SSD और HDD में आपको एक अंतर बता दूं दोस्तों, SSD है ना वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आया है। उसमें भी दो चीज़ें होती है, एक सेटा वाला होता है जो बड़ी वाली, जैसे आप अगर जानते हो पुरानी फ्लॉपी डिस्क, तो उस तरह आती है। और एक नया अभी जैसे रैम आता है ना, उस तरह से एक M.2 आता है। तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एंड उसमें एक ही चीज़ अच्छी है कि उसमें डिस्क नहीं होते, वो एक चिप होता है जिस पे मेमोरी स्टोर, जो अपना डेटा स्टोर होता है। एंड आप वाइप करोगे तो फिर से उस पर ऐड कर सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी, यानी बहुत दिन तक चलेगा वो। उसमें
ऐसे कोई डिस्क नहीं है तो उसमें कोई घुमाने का टेंशन नहीं या फिर उसको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं। एंड जो बूट टाइम है वो एसएसडी की वजह से बहुत अच्छा आपको निकल के आता है। 5 सेकंड 10 सेकंड बहुत हो गया बूट करने के लिए। एंड जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप उसे आपको ओपन करना है, रन करना है, तो बहुत ईजिली वो रन हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि अभी सर अगर एसएसडी इतना अच्छा है तो आप सिर्फ एसएसडी क्यों नहीं डालते। लेकिन दोस्तों इस ये जो एसएसडी है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एचडीडी के कंपेरेटिव। एसएसडी का यही एक ड्रॉबैक है। और एचडीडी जो होता है, हार्ड डिस्क जो होते हैं, उनका फ़ायदा यही है कि वो कम बजट में आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज दे देते हैं। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप कितना भी सब, मान लीजिए आप 10 काम कर रहे हो तो 10 काम अलग अलग सेव कर सकते हो। एसएसडी अगर रहेगा तो कंजूस करके करके कितना करोगे भाई, वो चीज़ें होती है। अब आशा का अभी मेरा यही मानना है कि और एक कुछ 5-10 साल में एसएसडी का ही ज़माना आ जाएगा मे बी। जैसे छोटे छोटे 1 TB वाले छोटे माइक्रो जो मोबाइल के कार्ड आते हैं वैसे कुछ निकल जाए। तो ये हुआ कंपैरिजन उन दोनों का। और जब प्रो का बजट मैं आपको बता दूं तो 3 से 5 लाख के बीच में हो सकता है। अभी डिपेंड करता है कौन सा काम, कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसा आदमी, उसको लुक्स चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए, डिपेंड करता है। अभी जो रिकमेंडेड वाला है, जो भी सपोज़ मेरे पीसी जैसा मैं बता दूं आपको, तो Ryzen 7 कोर इंटेल का जो i7 है ये एक सफिशिएंट है, इनफ है आपको एक अच्छा खासा काम करने के लिए। RTX 2070 सुपर और 2070 8 GB वाले जो ग्राफिक्स कार्ड है वो एक इनफ एंड अच्छे काम करते हैं। रैम जो है वो 32 GB प्लस चाहिए, मिनिमम मैंने 32 डाला है। SSD एटलीस्ट 512 GB रखिए, वो एटलीस्ट मिनिमम 512 GB रखिए, जिसके थ्रू आप एक सी को एक अच्छा खासा स्पेस दे सकते हो। जो भी आपके सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करने के बाद भी आपको एक अच्छा खासा फ्री स्पेस मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप उसमें भर भर के कुछ बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया एंड उसको फ्री स्पेस भी नहीं है। अब कैश मेमोरी वो सब चीज़ें आती है उसमें, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी जो भी काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए, वो रैंडमली जैसे सी पे भी स्टोर करता है। एंड जो हार्ड डिस्क है मिनिमम 4 TB सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ आपको आप बाद में उसको एक्सपांड कर सकते हो, एक्सटर्नल ड्राइव ले सकते हो। एंड मिनिमम रेंज 1.5 लाख से 2.5 लाख तक आपको वो एक अच्छा खासा निकल के आ जाता है पीसी। उसको वर्क स्टेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो मेरा पीसी का खुद का बजट भी 2.5 लाख का ही था, तो मैंने उतने में उसको पूरा स्टडी करके मैंने उसको असेंबल किया है। और जो स्टार्टअप वाले बेसिक वाले जो अभी नया नया चालू कर रहे हैं या फिर उनको 6 महीने होगा सीखे हुए, ऐसे कुछ बंदे होते हैं ना, उनके लिए ये अभी उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप देखिए कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। खुद को जानो, पहचानो, काम करो। अगर आप अच्छा खासा कर रहे हो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पीसी अपग्रेड करना चाहिए। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि हाँ भाई अभी मुझे ये टाइम आ गया, वक्त आ गया कि मुझे कुछ नया पीसी चाहिए। तो मैंने आपके लिए भी यहाँ पे कुछ निकाल के दिया है, आप देख सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 टू 1 लाख तक आपको मिनिमम तो आपको खर्च उतना तो करना ही पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो 60-70 हज़ार का पीसी लेंगे बाद में देखेंगे, तो आप ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट इतना तो रखिए, बाद में चल के आप उसे बेच के नया ले लो, वो चीज़ें अलग बात है, लेकिन मिनिमम तो इतना आपको सोचना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ मेरा स्टडी की वाला एक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो थी मॉनिटर। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की मॉनिटर चाहिए। आप अगर बेसिक स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको एक फुल HD वाला जो छोटा 1080p वाला जो आता है ना मॉनिटर, वो सफिशिएंट है। लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल पे जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा वाइड लेना है, अल्ट्रा वाइड लेना है या कर्व, एक ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। आप डिपेंड करता है। मैं अभी मेरे ड्यूअल मॉनिटर सिस्टम है मेरा। मैं एक्चुअली अगले वीडियो में आपको मैं यही दिखाने वाला हूँ, मेरा जो पीसी है या फिर जो मैं कैसे काम करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने अपडेट किया है या फिर वो सब चीज़ें मैंने दिखाने वाला हूँ। आप ऐसे ड्यूअल मॉनिटर सिस्टम भी कर सकते हैं। एक साइड पे आप प्राइमरी मॉनिटर लगा के आप काम कर रहे हो, जिस पे आप पूरा ये कर रहे हो, एंड साइड पे आप प्लान देख सकते हो या फिर कुछ रेफरेंसेस देख सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात कर रहे हो या फिर कुछ गाने सुन रहे हो, जो भी चीज़ें हो। अब कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में आपको ध्यान में क्या रखना है,
अब फ़ोकस तो ठीक है भाई, लुक्स तो सभी को चाहिए, ठीक है? अच्छा तो सभी को दिखना है, तो लुक्स का ध्यान रखिए। अच्छा खासा स्पेस हो उसमें, जिसकी वजह से थोड़ा-सा हवा खेलता रहे उसमें, तो जो हीटिंग इश्यू होता है विंटर्स में ठीक है, चल जाता है विंटर्स में एंड रेनी सीज़न में। लेकिन जब समर का टाइम होता है, जब धूप बहुत ज़्यादा, मई जैसा महीना हो गया या फिर उसके अप्रैल हो गया, तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम इंडिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, जहाँ पे हम हीट ज़्यादा होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आप कूलर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे लिक्विड कूलर्स हो गया, या सिर्फ प्रोसेसर कूल करने के लिए आप कूलर्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास बजट हो तो एसी लगवा लो, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो पावर सप्लाई आपको मिनिमम, जो आप हर एक चीज़ होती है ना मदरबोर्ड पे, या फिर हर एक कंपोनेंट होता है, जैसे रैम या फिर मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर, सभी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला लाइट चाहिए। इवनली यानी जिसको जितना लगता है ना उसको उतना देना चाहिए, तो वो अच्छे से काम करेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छोटे बच्चों से कुछ बड़ा काम कर रहे हो, तो उसको भी उतना उतना ही काम मिलना चाहिए, उसको जितना उसको ज़रूरत है। तो जो बड़ा है उसको बड़ा पावर सप्लाई चाहिए। तो इस तरह से जो आपका एसएमपीएस आता है वो भी एक अच्छा, एक फुल्ली मॉड्यूलर अगर रहा तो सबसे अच्छी बात है। यूपीएस या इन्वर्टर जो बैकअप होता है दोस्तों, वो भी एक बहुत अच्छा इसमें काम निभाता है, उसका एक अलग सा काम होता है। अभी मान लीजिए, अभी जहाँ पे फ्लक्चुएशन, लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे यूपीएस रहना तो बहुत ज़रूरी है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हो, इन्वर्टर लगा ले सकते हो आप। तो उससे क्या होगा, जो आपका अभी मुझे जब अभी नियर अबाउट सर मुझे 15 साल के आसपास हो गया मैं काम करते हुए, तो मुझे एक्चुअली बहुत सारे मैंने फेसेस से गुजर चुका हूँ। जो आप पूरा काम करते हो तो उसके बाद वो क्रैश हो जाता है, तो इससे बड़ा दुख तो कहीं कुछ नहीं होता। ये आप ध्यान में रखिए, यूपीएस 1000-2000 से मिल जाते हैं। अभी मैं ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कौन सा लेना है, आप खुद के हिसाब से जितना बजट हो आप ले सकते हो। मदरबोर्ड में एक नोटिस का आपको ये करनी है कि सपोर्ट, जो मदरबोर्ड है उसका प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, उस पर कौन से रैम सपोर्ट करेंगे, कितने जीबी तक सपोर्ट करेंगे। अभी लेटेस्ट में वाईफाई वाले भी आ गए हैं मदरबोर्ड्स, तो आप वायरलेस भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया। जैसे मैं हेडफोन्स या जो भी वायरलेस, जो भी ट्रू वायरलेस वगैरह होते हैं ना, मैं कान में लगा लेता हूँ और ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। एंड वाईफाई भी आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। स्पीड भी उतना कुछ आपको ड्यूअल बैंड अगर रहा आपका मदरबोर्ड सपोर्ट, वायर्ड और वायरलेस वाला होता है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ मिनिमम डिफरेंस होता है, लेकिन चल जाता है ठीक ठाक। कीबोर्ड माउस की बात करें तो अभी अभी जो अपना पीसी आप बना रहे हो, आपने सपोज मान लीजिए बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन माउस आपने 250 वाला 300 वाला लगा लिया तो काम नहीं करेगा। अच्छा डीपीआई वैल्यू जिसका रहता है ना, जो स्पीड पे चलता है, जैसे आपको गेमिंग माउस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक ठाक 1000-1200 1500 तक आपने अच्छा खासा आपको माउस मिल जाएगा, वैसा आप प्रीफर कीजिए। और जो कीबोर्ड है, अभी कीबोर्ड डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अभी कीबोर्ड में क्या होता है, लो प्रोफाइल कीज़ होते हैं, या मैकेनिकल कीबोर्ड आता है, तो वो कच-कच की आवाज़ मुझे पसंद नहीं आती एक्चुअली, तो इसलिए मैंने लो प्रोफाइल वाला जो होता है ना वो यूज़ करता हूँ। एक्चुअली वो आप बहुत दिन भर यूज़ करना है आपको, तो कच-कच वो पूरा वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। एटलीस्ट मेरा तो होता है, आपका पता नहीं, आप डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहोगे। कूलर्स की बात तो हमने की थी। कूलर्स भी आजकल लिक्विड कूलर्स आ गए हैं अभी, ठीक है? तो वो पूरा जो से आपका कैबिनेट है या फिर जो आपका सिस्टम है, उसमें घूम घूम के वो ठंडा कर देगा उसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड और कुछ चीज़ें अगर मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो नॉलेज है, मैंने जो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं कोई कंप्यूटर गीक नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे जितना पता है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सब चेक करना है, सब अब क्या क्या उसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब पूछना है। जो आप किस सेलर के पास ले रहे हो, उनके पास भी जो इंजीनियर होते हैं असेंबल करने वाले, तो उनको भी आप पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब पीसी असेंबल कर रहे हो तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल जो लोग होंगे सलाह ले उनके पास। अभी कुछ लोग क्या होते हैं जो शॉप तो ओपन करके बैठ जाते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, सिर्फ बेचेंगे वो लोग। उनको पता नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो सपोज़ मान लीजिए एक कंपनी के साथ उनका टाइप है, तो उसी कंपनी का रिकमेंड करते जाएंगे वो लोग। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद भी दिमाग लगाना है
और दूसरों का भी थोड़ा सा यूज़ करना है कि आप सब मिला के आपको एक अच्छा खासा असेंबल करना है। एंड मैंने और एक चीज़ नोटिस की थी, मैंने कोटेशन निकालने के लिए कुछ अलग-अलग शॉप्स को मैंने घूम के मैंने कोटेशन निकाला था पहले। मान लीजिए कि आपने एक 5-6 मिनिमम 5-6 तो आपको जो अच्छे खासे जो शॉप्स होते हैं या फिर जो सेलर्स होते हैं उनके पास जाइए, उनके पास आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको बताइए, उनके पास एक कोटेशन निकाल लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको जो प्राइस है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हर एक का एक अलग-अलग ये होता है। कोई बल्क में लेता है तो जो रीसेल करते हैं वो थोड़ा सा सस्ते में बेच सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। इसी साल मुझे काम करना ऐसा ही सोच के मत लीजिए, और एक 5 साल के बाद भी कोई नया अपग्रेड आ रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ी रैम की या फिर प्रोसेसर चेंज करने की या ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने की, तो आपका मदरबोर्ड जो आपका पीसी वो सपोर्ट करना चाहिए। तो घूम थाम के वही बात आ रही है कि आपका जो पैसा है अच्छे से इन्वेस्ट हो, आपको जो चाहिए वो आपको उसमें मिले, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा काम करने में मूड आए, जो स्पीड होता है वो ज़रूरी आपको मिले। अब रेंडरिंग टाइम मैं आपको बता दूँ, रेंडरिंग टाइम हर एक का अलग अलग आ सकता है, डिपेंड करता है काम पे, सीन पे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर, सब पे मैटर करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है। एंड आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, कुछ साइट्स है तो आप वहाँ जा मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे एमडी कंप्यूटर्स हो गए। अभी सपोज़ मान लीजिए मैंने अभी ये एमडी कंप्यूटर्स का एक साइट ओपन किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्ड योर पीसी बोल के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सर मान लीजिए एक रैंडम मैंने सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से वो आपका एक बजट निकल के आता है कि टोटल बजट आपका कितना हो रहा है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो रैंडम, सपोज हाँ मुझे यहाँ तक लेना है तो मुझे इतना तक बजट मेरा करना होगा। तो थोड़ा सा बजट अच्छा बनाइए पहले, तो उसके बाद पीसी अपग्रेड करने की सोचिए। डायरेक्टली सपोज मान लीजिए मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख है, मैं डायरेक्टली जाऊँगा ले लूँगा, ऐसा मत करिए। तो ये एमडी कंप्यूटर्स हो गया, या फिर प्राइम एबीजी भी कुछ नाम है उसका, प्राइम एबीजी भी, ये वाला भी अच्छा है। आप इस पर भी चेक कर सकते हो। मैं आपको जो भी मैंने बताया आपको उसके सारे अमेज़न के लिंक्स मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो चेक कीजिए, उसके बाद ही लेने की सोचिए। अब चेक कैसे करें, अभी सपोज मैंने तो बता दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको चेक करना है तो आपको एक साइट है यूज़र बेंचमार्क, तो यहाँ पे आपको आके आपको अलग अलग इसका आप चेक कर सकते हो यूज़र्स ने क्या क्या इसको रेकमेंड किया है। तो ये उसी तरह का है, जब जैसे आपने अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वो जैसे रिव्यूज़ देखते हो आपके, किस बंदे ने क्या रिव्यू डाला है कि ये अच्छा है या प्रोडक्ट नहीं है, उसी तरह से इसमें होता है कि सर मान लीजिए मैं इंटेल का कोर i7 यूज़ कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे आके सपोज़ मैंने बता दिया कि इसका यूज़र रेटिंग ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, इस तरह से यहाँ पे रेकमेंड किया वाला था। इसके स्कोर होते हैं सभी, मेमोरी पॉइंट्स, कितने कोर्स है, वो सब चीज़ें। तो कैसे कैसे काम कर, यहाँ पे हर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कुछ रेट दिखा रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही हाई कॉस्ट वाला है, इतना लेने की ज़रूरत नहीं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। इसके साथ साथ जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, हर एक चीज़ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मैंने इसी साइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था मैंने जब पीसी ले रहा था, ठीक है। और इसके साथ साथ और जो वीरे का खुद का एक साइट होता है, उन्होंने भी बेंचमार्क, हर एक सॉफ्टवेयर का बेंचमार्क होता है, तो उन्होंने भी आपको बेंचमार्क निकाल कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो जो वीरे है या सीपीयू, कौन से सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड हो, जब सब यहाँ पे दिए। थ्रेड पर देख सकते हो वहाँ पे इंटेल ज़ियोन, हर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रही है। यहाँ पे इनका स्कोर दिया वाला है, कितना स्कोर कर रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट वाला ये किया है, लेकिन इसका अगर प्राइस देखोगे तो वो अपने पैरों तले जमन खिसक जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे वीरे जीपीयू, उसके साथ साथ कौन सा ग्राफिक्स कार्ड, उसका स्कोर कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको स्टडी करना है, थोड़ा 1 महीने तक का टाइम ले लीजिए, आप स्टडी कीजिए, रैम कौन सा है, वो कौन सा है, सब निकाल के कोटेशन निकाल के आपको चूज़ करना है। तो ये था दोस्तों एक पूरा मिला जुला एक स्टडी मेरा, एंड तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल से ही आपको बताने की कोशिश की है। आप इसमें और जाके सपोज आपको स्टडी करना है या फिर सर्च करना है तो आप उनके, अभी सपोज AMD Ryzen 7 है, उसके कंपनी के साइट पे जाके आप
कितने कोर्स है, कितने क्लॉक स्पीड्स है, कितना मेगाहर्ट्ज़ का उसका पावर है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। हर एक चीज़ का, हर एक कंपोनेंट का चेक कर सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो मेरा खुद का जो पीसी है उसका एक टूर लाऊं, तो आज आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगी कैसे करना है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं धीरे धीरे अपग्रेड करी है, जैसे कैसे बैठना है, कैसे इन्वायरमेंट रखना है, वो सब चीज़ें भी उसमें मैंने आपको बता दूंगा। तो कोई दोस्त जो यहाँ पे नया आया है तो प्लीज़ जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना है। उसके साथ साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया एक लाइक करना है। आप दोस्तों के साथ शेयर किए तो और भी बेटर। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए एंड सेफ रहिए।